स्क्रीन नहीं है ये सब आता है इसका प्रोजेक्ट की सेटिंग भी सही है। बहुत अच्छा है। इसमें लगवा है ये कितनी बंद पड़ी चार में करवा दी और एक दो नया कनेक्शन भी ले लीजिए, एक दो नया कनेक्शन भी ले लीजिए। अच्छा लाइट की कमी सामने दे रहे हैं कोई ये इधर उधर यहाँ पे कनेक्शन ले सुनो चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गूगल कार्ड पढ़ रहे थे। अरे मुआयना कर लेना बाद में, आ जाओ मुआयना कर लेना बाद में, आ जाओ। हाँ क्लास स्टार्ट हो चुका, वेट कर लो। हाँ ये हाल क्या ना हुमायूं हो गया था ना, हुमायूं एंड हो गया था, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? सूर्यवंश। ठीक है चलिए शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना। और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को हुमायूं का थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है हुमायूं के बारे में बताया था। शासनकाल क्या है हुमायूं का? क्या शासनकाल है हुमायूं का? कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 30 से 40। हाँ 30 से 40 और 55 से 56 ये बोला जाता है। ठीक है 30 से 40 जो काल है उस काल के अंदर हुमायूं के कुछ वर्ग थे, बात की थी हम लोगों ने। 40 के अंदर इसने अपनी सत्ता कैसे खोई थी? 39 और 40 के वॉर से। 39 और 40 के कौन कौन से वॉर थे? एक 64 का लड़ाई जिसको एक नाम से और जाना जाता है बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। दूसरा बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उन दोनों लड़ाइयों के बाद में इन्होंने अपनी सत्ता खो दी थी। ठीक है उसके बाद में फिर क्या आता है? फिर शेरशाह सूरी का काल आता है। तो शेरशाह सूरी के काल को हम लोग 5 साल तक का पढ़ेंगे प्रॉपर कि 5 साल इसने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए और कौन कौन सी लड़ाई, कौन कौन से कैंपेन चलाए उसके बारे में पता करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें। ठीक है उसके बाद में हम लोग अगर हुमायूं के ऊपर जाए तो 55 और 56 के अंदर मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई, इन लड़ाइयों से इन्होंने क्या करा था? वापस से इस साम्राज्य को गेन किया था। ठीक है तो सूर्यवंश की स्थापना हुई किसके समय काल में? शेरशाह सूरी के समय काल में। ठीक है और शेरशाह सूरी का समय काल भारत के इतिहास में माना जाता है कि सर्वाधिक डेवलपमेंट का या सर्वाधिक ग्रोथ का काल माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है तो डेवलपमेंट या ग्रोथ का मतलब क्या है? वो मतलब है इनके प्रशासन से। ठीक है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रशासन क्या है? अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको शेरशाह सूरी के साम्राज्य से ज्यादा उनके प्रशासन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रशासन से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। सूर्यवंश का संस्थापक बोला जाता है इन्हें, और अफगान साम्राज्य का दूसरा साम्राज्य भी इसको बोला जाता है। पहला साम्राज्य कौन है? लोधी वंश बोला जाता है। और अफगान साम्राज्य का अंतिम साम्राज्य भी बोला जाता है। मतलब इसके बाद में किसी भी अफगान ने कभी भी भारत के ऊपर कोई रूल नहीं किया। ठीक है तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 5 सालों का। इन 5 सालों के अंदर क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में चर्चा करनी होगी। ठीक चलिए तो शेरशाह सूरी के ऊपर आते हैं। अगर तो इनके फादर की बात करते हैं, सबसे पहले बात करें पंजाब से शुरू। ठीक है
पंजाब के अंदर इनके फादर और इनके दादाजी जो दोनों लोग थे वो पंजाब के अंदर यहाँ पे रहा करते थे। मतलब इनके दादाजी तो लोधी साम्राज्य के अंदर सिर्फ रोजगार ढूंढते, अपना रोजगार ढूंढते घूम रहे थे कि लोधी साम्राज्य में कोई रोजगार मिल जाए। तो उन्हें पंजाब में एक छोटा सा एरिया मिल जाता है, जिस एरिया के अंदर उनको यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। थोड़े समय तक ये गवर्नर रहते हैं यहाँ से। इसके बाद में शेरशाह सूरी के पिताजी जिनका नाम है हसन अली, ठीक है, इनका क्या नाम है हसन अली। हसन अली को ये सूबेदारी प्राप्त होती है। बाद में वो पंजाब से शिफ्ट होकर चले आते हैं बिहार के अंदर, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं तो हम लोग साउथ या दक्षिणी बिहार की बात कर रहे हैं। इस दक्षिणी बिहार में आते हैं, आने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे ये शासन करते हैं। 1522 में अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब गवर्नर की जो पोजीशन थी वो पोजीशन खाली होने के बाद किसको मिल जाएगी? शेरशाह सूरी उनके पुत्र को मिल जाएगी, ठीक है। शेरशाह सूरी को जब ये पोजीशन मिली तो ये अपने यहाँ के गवर्नर या अपने यहाँ के जो भी साम्राज्य के राजा थे उन राजाओं से खुश नहीं था। तो ये क्या करता है, मौका देखता है कि किसी भी तरीके से साम्राज्य से हटकर दूसरे साम्राज्य में जुड़ा जाए। एक मौका मिल जाता है कब? जब 1526 में भारत के ऊपर मुगल आते हैं, ठीक है। तो 1526 में जब बाबर यहाँ पे आता है तो 1526 के बाद में 1527 में एक लड़ाई लड़ी थी बाबर ने। कौन सी लड़ाई थी? खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई में यहाँ से शेरशाह सूरी इनके कैंपेन को ज्वाइन करता है जाके। किसके कैंपेन को? मुगल के कैंपेन को। मतलब बाबर की सेना के अंदर उसने अपनी सेवाएं भी दी हैं। कब? 1527 के अंदर। और 1527 से लेकर 1528 तक ये यहाँ पे मुगल साम्राज्य के अंदर एज अ कमांडर या सेनापति के तौर पे कार्य करता रहता है, ठीक है। लेकिन फिर ना कुछ होने की वजह से, क्योंकि इसको साउथ बिहार जो है वहां पे रहना पसंद था, तो ये साउथ बिहार के अंदर वापस से आता है और वापस आके यहाँ पे अपनी दोबारा उसी पोजीशन को ले लेता है जो पहले इसके पास में थी, ठीक है। साउथ बिहार के अंदर जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, वो बहुत ही इनकैपेबल शासक माना जाता है। बोला जाता है कि बंगाल और बिहार के अंदर अलग अलग शासक इस समय अपॉइंट हो चुके थे। अगर ये बिहार है और ये बंगाल है तो इन दोनों जगहों पे अलग अलग शासक स्थापित हो चुके थे। बंगाल के अंदर एक शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह, ठीक है। नाम जगह जगह के थोड़े थोड़े याद रख लीजिएगा, काम के है। नुसरत शाह यहाँ बंगाल का शासक था और इसने क्या करा था, साउथ बिहार के ऊपर अटैक करा। और साउथ बिहार पे अटैक करने के बाद में नुसरत शाह ने बिहार के साउथ बिहार के पार्ट को अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इसी के ऊपर रिवर्स अटैक यहाँ पे किसने करा था? शेरशाह सूरी ने किया था। अब मैं बता रहा हूँ इनकैपेबल शासक है, तभी शेरशाह सूरी कमांडर को बीच में आके सत्ता को अपने हाथों में लेना पड़ रहा है, ठीक। तो साउथ बिहार के शासक से ज्यादा योगदान यहाँ पे शेरशाह सूरी का रहा साउथ बिहार को बचाने में। साउथ बिहार में जब ये अटैक करते हैं तो ये वापस से शेरशाह सूरी साउथ बिहार को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर बंगाल की तरफ बढ़ जाता है। जब बंगाल की तरफ ये बढ़ता है कौन? शेरशाह सूरी। तभी इसको बंगाल का शासक इनवाइट करता है, किसको? हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं से मदद मांगता है कि शेरशाह हम पे अटैक करने वाला है तो हमारी मदद कीजिए। और ये मदद के लिए हुमायूं वहां से चलते हैं। वो जो पूरी कहानी आप लोगों ने देखी, फिर उसके बाद चौसा के टाइम पे जो हो रही है, और वो आके यहाँ पे ग्रैब या फंस जाते हैं, यहाँ से नहीं निकल पाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। या निकलते हैं तो साम्राज्य खो के निकलते हैं। तो ये कहानी पूरी की पूरी शेरशाह सूरी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती है, ठीक है। इसके बाद में जब शेरशाह सूरी यहाँ पे 39 और 40 का युद्ध जीत जाता है, तो जीतने के बाद में दिल्ली की गद्दी की तरफ बढ़ा। और दिल्ली की गद्दी पे बढ़ने के बाद में दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने से पहले बंगाल और बिहार का इंडिपेंडेंट शासक घोषित कर चुका होता है 1539 में। तभी ये हिम्मत इसके अंदर आती है 40 में जाके अटैक करके उनसे वो शासन प्राप्त कर लेता है। ये तो इसका राजनीतिक इतिहास है कि इसने कैसे गद्दी हासिल की, किस किस तरीके से गद्दी हासिल की, ठीक है। लेकिन इसके गद्दी हासिल करने के बाद में क्या प्रोसीजर रहा, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा भारत का, और इसने किन किन जगहों को ज्यादा से ज्यादा पूरी तरीके से रूल किया है, तो ये शेरशाह सूरी के आने वाले साम्राज्य के अंदर हम लोगों को देखना है। कुछ कैंपेनिंग उसकी, जैसे जोधपुर की कैंपेनिंग देखनी है, मालवा की कैंपेनिंग देखनी है। बंगाल और बिहार तो जीत ही चुका है, तो 41 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य में क्या क्या चीजें कर रहा है वो कैंपेनिंग जानना जरूरी है। बैठो बैठो
चलिए ये देखिए, कुछ कैंपेनिंग के बारे में यहाँ पे मेंशनिंग की गई है। जैसा मैंने बताया 40 के अंदर ये रूल के ऊपर अपना साम्राज्य विस्तार करके दिल्ली और आगरा इसी गद्दी पे बैठ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में ये 41 से लेकर 45 तक की इसकी कैंपेनिंग है, मतलब इसने अलग अलग साम्राज्य में जाके कैसे अलग अलग भारत के पार्ट्स के ऊपर रूल किया। कहानी शुरू होती है रोहतासगढ़ से, कहानी शुरू होती है रोहतासगढ़ से। रोहतासगढ़ का किला कहाँ पे, पता है किसी को? रोहतासगढ़ का किला सब जयपुर में ही है, जयपुर के आसपास में जितने किले हैं। रोहतासगढ़ का किला उत्तर प्रदेश में भाई, यूपी, ठीक है, यूपी का पार्ट है। और ये जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड रीजन पड़ता है, उस पूरे रीजन के अंदर जब निकलोगे आप तो ये रीजन पड़ता है। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, रोहतासगढ़ के किले। जब बिहार और बंगाल के ऊपर इसने अपना साम्राज्य को विस्तार किया तो ये आगे बढ़ा रोहतासगढ़ के किले की तरफ, ठीक है। अब बिहार और बंगाल अगर इस साइड में है तो इसको इसी साइड में बढ़ना पड़ेगा दिल्ली की गद्दी लेने के लिए। तो दिल्ली की गद्दी लेने से पहले इसके बीच में ये आ रहा था किला। और किले की मतलब क्या होता था, पहले कोई भी किला बना होता था तो उसकी घेराबंदी होती थी चारों तरफ से, मतलब किले को बनाया ही इसलिए जाता था, फोर्ट को बनाया इसलिए जाता था कि कोई उसको भेद के आगे के साम्राज्य में ना एंटर कर पाए। तो रोहतासगढ़ का किला भी इसीलिए बनाया गया था कि कोई दिल्ली और आगरा की तरफ आके एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो रोहतासगढ़ के किले की तरफ जब ये बढ़े तो इनका मेन टारगेट था दिल्ली, और रोहतासगढ़ के किले के अंदर ये पहुंचे, ठीक है। तो रोहतासगढ़ के किले को उन्होंने सबसे पहले कब्जाया, वो इनका पहला कैंपेन था जब इन्होंने रोहतासगढ़ के किले को कब्जाया, ठीक है। रोहतासगढ़ के किले को जीतने के बाद में इनको यहाँ पे खक्कर जनजाति का विद्रोह देखने को मिलता है। खक्कर जनजाति और कहाँ सुनी आप लोगों ने? मोहम्मद गौरी, खोखर जनजाति, हाँ तो खोखर थे ना, खक्कर जनजाति की सुनी है अभी तक जो लोग पढ़ते चले आए। खक्कर से घग्गर होती है उसी जनजाति। एक ही बात होती है बेटा, खक्कर बोल दो गज्जर बोल दो वही, ठीक है। ये जनजाति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं अलाउद्दीन के कैंपेन के दौरान। जब अलाउद्दीन अपना कैंपेन चल रहा था तो कैंपेन में उसको खग्गर जनजाति का सामना करना पड़ा, ये वो रीजन है उसके बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं आ रहा कल का सर नशा नहीं उतरा, नहीं उतरेगा, 4 साल नहीं उतरेगा, क्या करा जाए। 1541 पहला विद्रोह किसका देखना पड़ा, खग्गर जनजाति का, ठीक है। तो खग्गर जनजाति ने इनको यहाँ पे रोहतासगढ़ के किले के पास में जब ये आगे बढ़े तो यहाँ पे घेरा था। घेरने के बाद में ये पूरा का पूरा विद्रोह उन्होंने 1541 में निपटाया। निपटाने के बाद में फिर ये आगे बढ़ेंगे। अब ये 1541 का वो समय है जब ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर यहाँ पे आके बैठ चुका है, ठीक है। और दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद में अब इनको अपनी सर्कमफ्रेंसेस कवर करनी है, मतलब आस पास का वो रीजन कवर करना है जहां बैठ के अब साम्राज्य को और विस्तारित कर सके, ठीक है। तो इनको सबसे पहला चैलेंज मिला यहाँ पे 1541 के अंदर खक्कर जनजाति का। फिर 1542 में ये बढ़े मालवा की तरफ। मालवा मध्य प्रदेश का रीजन है, ठीक है। और मालवा के अंदर जब ये बढ़े तो यहाँ पे शासक था शुजात खान, नाम याद रखिएगा शासक का, कि शेरशाह सूरी ने अपना कैंपेन किसके अगेंस्ट में, मालवा में किया था, ठीक है। तो शुजात खान वहां पे शासक था और शुजात खान को मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने जाके हराया था। इवन अटैक ही किसने किया था, शेरशाह सूरी का ही अटैक था 1542 का, जब इन्होंने यहाँ पे जाके शुजात खान को हराया था, ठीक है। कैंपेनिंग की क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है, मैच करने को कभी कभी आ जाती है। लिख देता है आपसे मालवा, खक्कर लिख देगा, रायसेन लिख देगा, जोधपुर लिख देगा। अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग देखे होंगे क्वेश्चन आपने, और अरेंज द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनकी कैंपेनिंग का क्या वे है उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये जो 1543 है, यहाँ पे ये दिख रहा है रायसेन, जो पूरन मुल्क यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है। इनसे इनका जो पर्सनल डिस्प्यूट था वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी 1541 की।
1541 में इन्होंने क्या करा था, हुमायूं को शरण दी थी। क्या करा था, हुमायूं को शरण दी थी। तो हुमायूं को शरण देने के, हुमायूं भागा भागा घूम रहा था इस समय, बताया था मैंने। तो यहाँ पे रायसेन के अंदर पूरन मल्लों ने इन्वाइट किया और उनको शरण दी। देखो शरण देना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता, मदद करना भी नुकसानदायक हो जाता। इससे पहले एक मदद में और नुकसान देख चुके हैं आप, कौन सा, बाबर के समय में। बाबर के समय में राणा सिंह की मदद किसने की थी, मेदिनी राय ने की थी, और मेदिनी राय को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अपना साम्राज्य को। ठीक है, सिर्फ इतना ही पर्सनल डिस्प्यूट था कि तुमने मदद क्यों करी। ठीक है, यहाँ पे भी यही सिर्फ पर्सनल डिस्प्यूट है। शेरशाह को प्रॉब्लम यही थी कि तुमने मदद क्यों करी थी इस समय हुमायूं की, जब वो मेरा दुश्मन था। तो इसको कहते हुए इन्होंने रायसेन में मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे पूरनमल के ऊपर अटैक किया, पूरनमल को बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद में इस रायसेन को भी अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा रीजन इनके हाथों में, दिल्ली का रीजन इनके हाथों में, आगरा का रीजन भी आप कह सकते हो इनके हाथों में था। अब मध्य प्रदेश के दोनों रीजन इनके हाथों में आ चुके। ठीक है, उत्तर भारत लगभग पूरा समाहित होता चला जा रहा है शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंदर। इसके बाद में रायसेन के बाद में अगला टारगेट था इनका 1544 में मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ या जोधपुर, जिसको हम लोग जोधपुर के अंदर एक शासक थे जो शासन किया करते थे। यहाँ पे कौन थे, मालदेव राठौर। ठीक है, मालदेव राठौर यहाँ पे राजपूती राजवंश के शासक थे। जैसा हम लोग महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, उसी तरीके के ये भी एक प्रतापी शासक है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे जब शेरशाह सूरी अपने कैंपेन को बढ़ाता हुआ आगे चल रहा था, तो इसको एक चैलेंज यहाँ पे सामने मिला राजस्थान के अंदर। अब मैंने बोला है दिल्ली की गद्दी के ऊपर जब तक आप राजस्थान के ऊपर बैठ के कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक शायद मुश्किल है भारत के तटीय इलाकों पे पहुंचना और अपना साम्राज्य को विस्तार करना। जब तक आप राजस्थान नहीं पहुंचोगे, आप गुजरात नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो रूट ही वही जाएगा जो आपको राजस्थान के शासक लेके जाएंगे वहां तक। या अच्छी दोस्ती कर लो उनके साथ में, या फिर कैंपेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रखो। तो इसने क्या बोला, राजस्थान के सामने एक इन्विटेशन दिया, और इन्विटेशन के तौर पे बोला कि आप हमारे साथ में आके मिल जाइए, और मिलने के बाद में साम्राज्य को सूर राजवंश के अंतर्गत चला दें। और राजपूत कभी भी आपने देखा होगा पूरे साम्राज्य काल के अंदर कभी भी किसी की भी संरक्षण उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ हम लोग देखते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूतों ने मिलकर मुगलों के साथ में काम जरूर किया था, लेकिन फिर भी अकबर ने ये बात बोली थी, आप हमारे संरक्षण में नहीं हो, आप अभी भी एक इंडिपेंडेंट ताकत हो, हमें जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सर्विसेज लेते थे राजपूत आगे मुगलों में, वो अलग बात। ठीक है, तो 1544 के अंदर जब मारवाड़ के अंदर ये पहुंचे, तो मारवाड़ के शासक ने, मालदेव राठौर ने इनको मना कर दिया, स्टे करने को भी मना कर दिया, इवन ये राजस्थान में रुकेंगे भी नहीं, इस बात को लेके भी मना कर दिया। इस बात से ये नाराज हुए, और यहाँ पे एक लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सामेल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सामेल की लड़ाई 1544 के अंदर शेरशाह सूरी और मालदेव राठौर के बीच में हुई थी। ठीक है, तो सामेल की लड़ाई के अंदर यहाँ पे नो डाउट कौन विनर हो जाएगा, शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी की इस समय मिलिट्री पावर 40 से 44 तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे मालदेव राठौर हारते हैं, और ये साम्राज्य जो पूरा का पूरा मारवाड़ और जोधपुर है, ये इनको गंवाना पड़ता है। मारवाड़ जोधपुर से ये मत समझ लीजिएगा कि सारे राजपूत किसके कंट्रोल में आ गए, शेरशाह सूरी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी चित्तौड़ है, मेवाड़ है, और ऐसे तमाम राज्य हैं जो अभी भी इंडिपेंडेंट होकर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। इनको पर्सनल प्रॉब्लम इनके साथ में थी, तो इन्हीं के साथ में डिस्प्यूट हुआ, और इन्हीं की लड़ाई यहाँ पे हमको देखने को मिली। ठीक है, चलिए उसके बाद में कालिंजर फोर्ट 1545, यहाँ पे शासक है कीरत सिंह। ठीक है, कीरत सिंह 1545 के अंदर यहाँ पे शासन कर रहे हैं। कीरत सिंह के साम्राज्य के अंदर, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, कालिंजर में, यहाँ पे भी एक स्टोरी है काफी पॉपुलर सी, जैसे अलाउद्दीन के बारे में आपने सुना होगा पद्मावत को लेके। ठीक है, तो अलाउद्दीन की जैसे पद्मावत को लेके कहानी सुनी है, यहीं पे कालिंजर के अंदर शेरशाह सूरी को यहाँ पे लिखा है कुछ राइटर्स ने कि ये कालिंजर फोर्ट के ऊपर अटैक करने गए थे, क्योंकि कीरत सिंह की महारानी जो थी उनसे ये बहुत ज्यादा अफेक्शन फील करने लगे थे। उस वजह से ये चाहते थे कि ये वहां पे अपना साम्राज्य विस्तार करके उनसे विवाह कर ले, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये काम ये पहले कर चुके। रोहतासगढ़ का किला जब इन्होंने जीता था
तो वहां के महाराजा की विधवा के साथ में ये विवाह कर चुके थे। ठीक है, तो रोहतास इनके हाथों में आ गया था। कालिंजर के अंदर भी इन्होंने यही ट्राई किया और ये कहते हुए कीरत सिंह के ऊपर इन्होंने बमबारी कर दी। बमबारी का मतलब एक्चुअल में गन पाउडर का यूज यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इस वॉर के अंदर पूरा गन पाउडर का यूज किया गया था। और 1545 में जब ये कालिंजर के ऊपर अटैक करते हैं, ये जो कहानी बीच में बताई जाती है इसके अंदर सत्यता कितनी है नहीं पता, बस कहानी के फॉर्म में लिखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, सत्यता हो भी सकती है। ठीक है, तो 1545 में जब ये इसके ऊपर अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद कीरत सिंह तो यहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है, कीरत सिंह का तो यहाँ पे देहांत हो ही जाता है। लेकिन होता क्या है कि शेरशाह सूरी एक बम उठा के फेंक के मारते हैं रोहतासगढ़ के किले के ऊपर, उसको गिराने के लिए। ये किला ही ढहा देंगे जिससे आगे की सारी बाउंड्री हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब वो बॉम्ब जो है गन पाउडर से बनी हुई जो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर है वो टकराता है और टकरा के इन्हीं के पैरों के पास में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से धाए जमीन फटता है और उससे ये भी फट जाते हैं। ठीक है, मतलब उसी समय नहीं मरते, उससे इंजर्ड होते हैं, घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद में कुछ समय बाद इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर फोर्ट कहीं ना कहीं इनकी अंतिम जो था वॉर था और अंतिम लड़ाई थी, अंतिम कैंपेन था और उसी कैंपेन के चक्कर में इनका मृत्यु हो जाता है। कई सारे शासकों ने लिखा, इसीलिए ध्यान से हर एक अभियान को चलाना चाहिए। शेरशाह सूरी पूरे अभियान लगातार काफी समझदारी से चलाते चले आए थे। 40 से क्या हम लोग 1522 से जब से इन्होंने गद्दी संभाली थी अपने पिताजी की, तब से लेकर हम लोग देख रहे हैं 45 तक इनके सारे कैंपेन जो थे उस कैंपेन के अंदर इनको विजय मिलती थी, हर जगह जीत जाते। और यहाँ क्या हुआ, औरत का चक्कर। तुम लोग समझदार हो। ठीक है, तो ये 5 है कैंपेन। इन 5 कैंपेन को यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन 5 कैंपेन के अंदर शेरशाह सूरी का भारत के अंदर बढ़ता हुआ वर्चस्व दिखता है। एक तरफ पॉलिटिकल इतिहास तो दिख ही रहा है हमको कि राजनीतिक इतिहास इनका ये रहा और इन्होंने पूरे भारत के ऊपर ऐसे कैंपेन करके रूल किया। ठीक, इसी के साथ साथ में ऐसा नहीं है ये सिर्फ कैंपेनिंग में लगे हुए थे, दूसरे साइड एक अलग इनका जो है एक इमेज सेट है। वो इमेज सेट है इनके प्रशासन को लेकर। जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रशासन पूरे भारत के अंदर बनाया था, उस प्रशासन को आगे चल के मुगलों ने बहुत अच्छे से यूज किया। ठीक है, तो वो प्रशासन किस तरीके का था, कैसा था, उसके बारे में इसके बाद बात कर लेते हैं। ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने, सब नोट हो गई? देखिए, सूर राजवंश के शासकों को भी देख लीजिए एक बार। शेरशाह सूरी के बाद में यहाँ पे इस्लाम शाह आए थे। इस्लाम शाह ने लगभग 1553 तक अप्रोक्स माना जाता है, 1553 तक यहाँ पे शासन किया। 1545 में तो इनकी डेथ हो गई, 1540 से 45। उसके बाद में 1545 से लेकर 53 तक शासन इस्लाम शाह के हाथों में आया। फिरोज शाह ने ये शासन 53 से 54 तक संभाला। इब्राहिम शाह 1554 और सिकंदर शाह 1555 में। ये सिकंदर शाह वही है जिनके ऊपर हुमायूं का अटैक हुआ था। ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक भी बोले जाते हैं और इन्हीं के ऊपर यहाँ पे किसने अटैक किया था, हुमायूं ने। और अटैक करके 1555 में वापस साम्राज्य को अपने हाथों में ले लिया था। और हुमायूं ने जब साम्राज्य को अपने हाथों में लिया था तो हुमायूं ने एक व्यक्ति से प्रॉमिस भी किया था कि हम तुम्हें एक दिन का शासक बनाएंगे। किया था, कौन था, शहाबुद्दीन। और उसने इस प्रॉमिस को पूरा भी किया। शहाबुद्दीन जब ये वापस से यहाँ का शासक बना तो शहाबुद्दीन ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ, इनकी साम्राज्य के अंदर। परमिशन ली, परमिशन लेके राजा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन्होंने याद दिलाया कि हमने आपकी एक बार जान बचाई थी और आपने बोला था आप हमें एक दिन का राजा बनाएंगे। तो हुमायूं ने उस बात को रखा और इनको एक दिन का राजा बनाया। और इतिहास बहुत ही कम लोगों को इतिहास में जगह देता है, बहुत ही कम नाम आते हैं। 5 साल के अंदर अगर आप शेरशाह सूरी को इतना अच्छे से पढ़ रहे हो तो शेरशाह सूरी ने कुछ कार्य किया होगा, तभी आप उसको पढ़ो। इतिहास के अंदर बहुत शासक आए, 20-20, 30-30 साल शासन करके चले गए, हम नहीं पढ़ते। शहाबुद्दीन का एक दिन का शासन यादगार इसलिए बन गया, थोड़ा चालाक आदमी था। उसने क्या करा, एक दिन साम्राज्य के ऊपर बैठा और बैठते ही उसने वहां पे चमड़े के सिक्के चला दिए। ठीक है, पूरे साम्राज्य के अंदर क्या करा, चमड़े के सिक्के लॉन्च कर दिए थे। और वो चमड़े के सिक्के लॉन्च करने के लिए इतिहास में बार बार इसका नाम आता है कि एकमात्र शासक जिसने पूरी दुनिया के अंदर चमड़े के सिक्के चलाए थे वो कौन था। ठीक है, तो वो शहाबुद्दीन का नाम आता है। बस एक दिन बना, उसके बाद में उसको हटा दिया गया क्योंकि एक दिन से ज्यादा
माइयों की समझ आ गया था कि ये बनने लायक है नहीं, ठीक है, चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है सर। हाँ नोट कर लो, नोट। शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, इब्राहिम शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी इस वंश के अंतिम शासक थे। निजाम बोला जाता है, उसका ओरिजिनल नाम वही है। सर इब्राहिम शाह का इसका शासनकाल कितना है? इसका बस 1554। और सिकंदर शाह का ये बस 1555 में थे। ये बस बाद में सब एक एक साल शासन किया है उन्होंने। शुरू के ही बस 5 साल थे और उनका शासन अप्रोक्स 54 से 53 तक था। 9 साल का शासन उनका भी, 45 से 53 तक। ठीक है, हो गया ये नोट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने वही बताया, पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। कुछ विभाग यहाँ पे मेंशन है, इन विभागों के ऊपर आएंगे जरूर, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट विभाग है जो इनके साम्राज्य के अंदर बनाए गए। बनाए क्या गए, ऐसे नाम आप पहले भी सुन चुके हो, है ना, दीवाने बिजारत, दीवाने इंशा या दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, ये सब पहले भी सुन चुके हो। इसी डिपार्टमेंट को रिन्यूअल देखने को मिलता है यहाँ पे, जो इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर किया। याद रखिएगा, इन्होंने अपने राज्यों को 47 प्रभागों में डिवाइड किया था, मतलब पार्ट्स कितने थे, 47 भागों में इन्होंने डिवाइड करके अपने पूरे राज्य को रखा था। ठीक है, इन्हीं प्रभागों का वर्गीकरण पूरा का पूरा आप लोग एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके फॉर्म में आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने इसका डिवीजन किया। देखिए, जब भी प्रशासन की बात होती है तो प्रशासन के अंदर हम लोग कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जैसा केंद्रीय प्रशासन होता है सबसे पहली चीज, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रांतों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, केंद्रीय बाद प्रांतों में करते हैं, और उसके बाद में स्थानीय प्रशासन होता है। ठीक है, स्थानीय का मतलब क्या है, ये ग्राम लेवल का होता है। इस तरीके से हम लोग व्यवस्थाओं को डिवाइड करते हैं हमेशा जब भी किसी प्रशासन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रशासन के अंदर केंद्र, प्रांतों और स्थानीय ग्राम तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इन्होंने क्या करा था, इन प्रभागों को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा था। ठीक है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा, जिसके अंदर सबसे सुप्रीम जो पार्ट होता था उसको बोला जाता था सरकार। क्या बोला जाता था, सरकार। सरकार मतलब सबसे ऊंची श्रेणी की सत्ता थी, यहीं से सारे के सारे डिसीजन यहाँ से लिए जाते थे। ठीक है, सरकार के बाद में यहाँ पे आते थे परगना। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या आता था, परगना आता था। परगना का मतलब क्या होता है, तहसील कह सकते हो। ठीक है, चलो तहसील के फॉर्म में हम इसको कह सकते हो। ठीक, तीसरे पोजीशन पे फिर तहसील के बाद में क्या आना चाहिए, चौथे पे क्या आना चाहिए, ब्लॉक नहीं, ब्लॉक नगर पालिका गया। सरकार के बाद में परगना। देखो, सरकार का मतलब होता है केंद्र, केंद्र की बात हो रही, मतलब राज्य सबसे सुप्रीम यही है, केंद्र है सरकार।
सरकार के बाद में परगना, परगना सरकार के अंदर में डिवीजन किए गए बहुत सारे, उनको परगना बोला जाता था। ठीक है, परगना के बाद में यहाँ पे आता था सूबा बोलते थे, सूबा, सूबा, ठीक है, क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। सूबा परगना का भी डिवीजन होता है, लास्ट में फिर ग्राम आता था। तो पूरी सरकार को इन 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सूबा तो प्रांत को बोल सकते हैं ना एक प्रकार से। सूबा देखो अलग अलग डेफिनेशन हर सरकार में मिलेगी देखने को। सूबा अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो वो प्रांत भी थे, ठीक है, आगे देखोगे तो उनको कस्बों की तरह भी यूज किया गया कहीं पे, ठीक, राजधानी के तौर पे भी किया जाता था। अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग तरीके से यूज किया गया। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अच्छा देखो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे जो हेड होता था, हेड मतलब हर चीज का हेड का मतलब यहाँ हो गया सरकार की बात हो गई। सरकार हेड करती थी इन चीजों को, और हेड करने का मतलब ये होता था कि यहाँ पे जो किंग होगा, राजा होगा, वही राजा क्या करेगा, सिविल का मतलब न्यायिक चीजों का भी देखरेख करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब राजा को शक्ति प्राप्त थी कि वो किसी को फांसी की सजा सुना सकता है, तो राजा ही वहां से लीड करता था। और उसके बाद में कानून बनाने का भी पूरा का पूरा अधिकार किसको था, वो भी यहाँ पे राजा को ही होता था। मतलब यहाँ अगर मैं बात करूं तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की वर्क करती थी, जिसका मतलब क्या हो गया कि राजशाही पूरी तरीके से यहाँ पे कार्य करती थी और राजा को ही अंतिम शक्तियां प्राप्त थी। मतलब मंत्री परिषद का सिर्फ और सिर्फ राय ही होता था, मंत्री परिषद प्रभावी नहीं होती थी कि वो डिसीजन बदल सकती है राजा का, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो पूरी तरीके से राजा का फाइनल डिसीजन होता था, राजा ही ये काम किया करता था। राजशाही या राज सत्ता यहाँ पे पूरी तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन इस सरकार के अंतर्गत जो परगना थी या परगना के अंतर्गत जो सूबास थे और सूबा के अंदर जो ग्राम थे, उनके प्रशासन को अलग अलग तरीके से लोग चलाया करते थे। और वो कौन लोग थे जिनको यहाँ पे चलाया करते थे। परगना का मतलब यहाँ पे आप प्रांतों से भी समझ सकते हैं, ये प्रांतों की भी बात होती है, कभी कभी परगना को वैसा भी समझा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रांत या परगना थे, इनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको बोला जाता था शिकदार ए शिकदरन। ठीक है, और दूसरी पोस्ट इसके अंदर होती थी मुंसिफे मुंसिफान। ये नई पोस्ट है, इससे पहले ये पोस्ट नहीं थी। इन पोस्ट को शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। और यहाँ जो परगना या प्रांतों के जो हेड होते थे, लीडर होते थे, वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में होते थे, शिकदार शिकदरन और मुंसिफे मुंसिफान। ये टॉप जो लीडर है, इनके अंतर्गत पूरे प्रांतों का या परगना का लॉ एंड ऑर्डर आया करता था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर शिकदार शिकदरन और मुंसिफे मुंसिफान के अंदर ही आता था। ठीक है, अब शिकदार शिकदरन के पास में क्या पावर्स थी, ये क्या क्या कर सकता था। इसके पास में आप सिविल और क्रिमिनल पावर्स को देख सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल पावर्स का मतलब ये हो गया राज्य से संबंधित कानून बनाना और क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर किसी भी तरीके के डिसीजन देना, ये इसके हाथ में हुआ करता था। लेकिन अगेन फिर ये फाइनल डिसीजन किसके हाथ में, राजा के हाथ में होते थे। अगर ये डिसीजन यहाँ पे लेगा भी
तो पहले राजा से परमिशन लेगा, उसके बाद में ये डिसीजन यहाँ पे ले सकता था। लेकिन हाँ, ये क्या क्या डिसीजन लेता था, सिविल और क्रिमिनल के मैटर्स के तमाम डिसीजन अपने हाथों से लिया करता था। ठीक है, तो जितने भी कानून बनाने हैं या क्रिमिनल जो भी ऑफेंसेस होते थे वो सब इसके पास में होते थे। इसके हाथ में क्या होता था, मुंसिपल, इसके हाथ में पूरा राजस्व हुआ करता था। ठीक है, राजस्व का मतलब इकोनॉमिक जितनी भी पावर्स थी वो सब इसके पास में थी। टैक्स कलेक्शन से लेकर जमीनी जितने भी परिवर्तन होते थे वो सारे के सारे करने वाला मुंसिफान था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं दोनों की दोनों, जो यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, प्रांतों या परगना के बाद में सूबा का एरिया आता है। इस सूबे को हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो मान रहे हैं इस प्रॉपर शेरशाह सूरी के प्रशासन के दौरान, ये कुछ कस्बों की तरह है। कैसा, कस्बों की तरह है, जो कस्बे बनाए जाते थे शहर और ग्राम के बीच में। तो एक कस्बा क्या होता था, एक रीजन होता था जो शहरों में व्यापार लेके जाता था और गांवों तक व्यापार लेके आता था। तो एक बीच का रीजन होता था। इस रीजन के ऊपर भी दो यहाँ पे अधिकारी होते थे, अपॉइंट होते थे, जिसका एक का नाम था शिक्तादार, एक का नाम था शिक्तादार और एक को बोला जाता था मुंसिफ। ठीक है, ये शिक्तादार या मुंसिफ बोला जाता था, जो बेसिकली पूरा का पूरा सूबा या फिर कस्बों को लीड किया करते थे। अगेन फिर कस्बों और सूबे के अंदर भी डिवीजन होगा कि क्रिमिनल और सिविल एक्टिविटीज किसके पास रहेंगी, शिक्तादार के पास में, और मुंसिफ क्या देखेगा, तमाम रेवेन्यू या राजस्व से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे वो सब मुंसिफ देखेगा। ठीक है, ग्राम में कुछ नहीं है, ग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर होता था जिसको मुखिया कहा जाता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम का एक लीडर होता था जिसको मुखिया कहा जाता था और वही इसको पूरा लीड करता था। ठीक है, तो चारों प्रांतों का अलग अलग अगर हम लोग डिवीजन करें या चारों प्रशासन का, तो प्रशासन के अंदर सरकार, परगना, सूबा और ग्राम होते थे। सरकार के जो अधिकारी थे वो दो अधिकारी थे, शिकदार शिकदरन और मुंसिफ मुंसिफाल। शिकदार शिकदरन सिविल और क्रिमिनल या इस तरीके के जो भी मैटर्स थे वो देखा करता था, और राजस्व के तमाम मैटर मुंसिफ मुंसिफाल। सेम इसी डिवीजन को उठा के हम लोग कहाँ ले आते हैं, सूबा के अंदर ले आते हैं। सूबा के पूरे जो है उसको अधिकार कौन के क्षेत्र में था, शिक्तादार और मुंसिफ के क्षेत्र में था। शिक्तादार अगेन फिर सिविल और क्रिमिनल मैटर्स देखता था और मुंसिफ यहाँ पे राजस्व के मैटर को देखा करता था। ठीक है, ग्राम किसके हाथ में था, मुखिया के हाथ में। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुखिया यहाँ पे इसको लीड करता था। क्या ये जितने भी लोग हैं इन तमाम लोगों के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर था या नहीं था, ये देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एक पोस्ट सिर्फ और सिर्फ परगना के अंदर सिर्फ एक पोस्ट डिवाइड कर देता शेरशाह सूरी, यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट शिक्तादार शिकदरन और वही सारे कार्य देखा करता, तो हम लोग उसको बैलेंस ऑफ पावर नहीं कहते, सिर्फ एक के हाथ में पावर है। यहाँ उसने बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए क्या करा, दो पोस्ट डिजाइन की और दोनों में अलग अलग डिवीजन किया कि तुम्हारे पास में ये पावर्स है और तुम्हारे पास में ये पावर्स है, और ऐसा उसने हर जगह किया है। ठीक है, तो ये देखने को क्या मिल रहा है, बैलेंस ऑफ पावर का एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, जो आगे चल के मुगलों ने तो अपनाया, फिर उसको अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर कई कानूनों के द्वारा लाने की कोशिश की। ठीक है, जो आप एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसके अंदर बैलेंस देखते हो ना, तो वो बैलेंस इन्हीं तमाम चीजों के बाद में ही आना शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसका डिवीजन तो समझ लिया आप लोगों ने। अब इस प्रशासन को जो है इसके ऊपर आते हैं वापस से। दीवाने वजारत या वित्त विभाग जो था, दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग, दीवाने इंशा या शाही सचिवालय, दीवानी रिसालत या धार्मिक और विदेशी मामलों का विभाग। इसने क्या करा था कि अपने इन प्रांतों के डिवीजन या प्रशासन के डिवीजन के बाद में कई सारे विभाग भी बना रखे थे, जो विभाग इन्हीं कार्यों को किया करते थे जो कार्य इनके सामने लिखे गए हैं। जैसे दीवाने विजारत, दीवाने विजारत काय के लिए था, फाइनेंस के लिए या वित्त विभाग था पूरा का पूरा, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स पूरा का पूरा ये विभाग देखा करता था। दीवाने अर्ज का मतलब था सैन्य विभाग या सेना के विभाग को देखने वाला। दीवाने इंशा शाही सचिवालय, शाही सचिवालय का मतलब पत्राचार,
सरकारी आदेशों का पालन करना। सरकारी आदेशों का पालन। सचिवालय क्या कार्य करता है? सुनवाई तय करना है, फैसले हुआ करते हैं उसके लिए। अगर सचिवालय हमारे यहाँ है तो सचिवालय का वर्ग क्या होता है? सचिवालय को क्या कार्य दिया जाता है? सरकारी जो आदेश दिए जाते हैं उनको लिपिबद्ध करता है। मतलब बेहतरीन तरीके से जो सरकार के आदेश होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य ये करता है, और वो पत्राचार के माध्यम से, जैसे पत्र लिख के या फिर लेटर के माध्यम से करता है। तो इसलिए इसको शाही सचिवालय का पार्ट बनाया गया था। दीवान इंशा का कार्य यही था, राजा द्वारा दिए गए तमाम आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। दीवान रिसालत ये धार्मिक या फिर विदेशी मामलों का विभाग होता था। और भी कुछ विभाग हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में भी एक एक करके मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग बस नोट करते जाइए। दीवाने कज़ा, एक था दीवाने कज़ा, दीवाने कज़ा न्याय विभाग होगा, मतलब उसका हेड कौन होगा? काजी। काजी होगा। काजी का काम क्या होता था? न्याय व्यवस्था ही तो देखना होता था। काजी का काम लिखा पढ़ा। इतनी काजी सब लिखा पढ़ा। आज के समय में होता है ऐसा, लेकिन पहले क्या होता था? काजी को अपॉइंट किया जाता था न्यायिक विभाग के लिए। ठीक है। एक विभाग और लिख लो, दीवाने मुमालिक। दीवाने मुमालिक, दीवाने मुमालिक काय के लिए था? ये गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर विभाग हुआ करता था। एक था दीवाने जारिब। दीवाने जारिब, जारिब को आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, जारिब, दीवाने जारिब। जारिब का मतलब पता है किसी को? ना। जारिब का मतलब होता है बेसिकली भूमि पैमाइश का एक साधन है सिर्फ और सिर्फ। तो जब भी आप लैंड का मेजरमेंट करते हैं तो लैंड के मेजरमेंट के लिए जरीब का प्रयोग होता है। तो लैंड के मेजरमेंट को जरीब बोला जाता है। शेष हाँ, तो इसने ये किया भी था, जरीब का प्रयोग करके ही भूमि की पैमाइश करना शुरू कर। अभी होती है, अभी भी होती है। तो जरीब का मतलब होता है बेसिकली उस समय में 1 बीघा होता था अप्रॉक्स। अब पता नहीं क्या है। नहीं सर, ये कड़ियाँ होती हैं इसकी, छड़ियाँ होती है, उसको इस तरीके से मिला के 1 बीघा में नाप लिया जाता है। हाँ, कुछ उसी तरीके का होता है। जरीब का प्रयोग मतलब उसी के लिए किया जाता है। बीघा के 1 बीघा को नापने के लिए जरीब का प्रयोग करते थे, फिर बीघा के हिसाब से और लैंड को मेजर करते चले जाते थे। और यहाँ पे जो टैक्स लगता था वो टैक्स भी किस हिसाब से लगता था? इसी हिसाब से लगता था। शेरशाह सूरी के जरीब विभाग के अंदर होता क्या था बेसिकली कि भूमि या लैंड के ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा उस टैक्स के अलावा 2.5% किसानों को एक्स्ट्रा और देना पड़ता था। कितना? 2.5%। 2.5% और मतलब अगर 100 रुपए की फसल हुई है तो उसके अंदर आपको 2.5 रुपए देने पड़ेंगे सरकार को अलग से। ये अलग से इसलिए दिए जाते थे क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी का मानना था कि अगर कोई आकस्मिक कंडीशन ऐसी आ गई, बाढ़ आ गई या किसी भी तरीके की फसल नहीं हो पाई मौसम की वजह से, या कोई क्लाइमेटिक नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसकी वजह से जो यहाँ पे जितना भी पैसा सेव होगा वो सारा का सारा पैसा उठा के वापस जनता को दे दिया जाएगा। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के लिए ही इस पैसे को कलेक्ट करता था। ठीक है, 2.5% होता था उसका रेशियो। ठीक, 2.5%। इसके अलावा ये तो जरीब के अंदर आ गई ये सारी चीजें। इसके अलावा ये क्या करता था कि व्यापार करने का एक तरीका था इसके प्रशासन के अंदर, और वो व्यापार करने का तरीका क्या था? ये आयात और निर्यात के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब ये नहीं था कि अपने स्टेट में बनाओ और बनाने के बाद उसे यूज कर लो, यही खत्म कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। इसका फोकस आयात पे ज्यादा रहता था, बाहर से चीजें ज्यादा मंगानी है मुझे और अपने स्टेट को और ज्यादा आगे बढ़ाना, इस पे थोड़ा फोकस करता था।
उसके लिए इसने क्या करा था कि वो व्यापार के लिए कस्बों को इसने यहाँ पे जो सूबे यहाँ पे दिखे हैं आपको, उस सूबे को इसने यहाँ पे बोला था कि ये जितने भी सूबे होंगे वो जिम्मेदार होंगे इन चीजों के लिए कि कोई भी व्यापार करने के लिए अगर बाहर से व्यापारी आ रहा है तो स्टे कहाँ करेगा, इन सूबास के अंदर स्टे क्या करेगा, जिसको आगे चल के एक वर्ड दिया गया जिसको हम लोग सराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सराय। सराय होता है रहने की जगह या स्टे करने का प्लेस होता है, ठीक है। तो सरायस बनाता था बहुत सारे ये, और वो सराय बना करते थे यहाँ पे, और बोला जाता था कि अगर हमारे व्यापारियों के साथ में किसी भी तरीके की कोई लूट हुई, सामान गायब हुआ उनका, कि वो व्यापार करने के लिए बेचने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर उनका सामान गायब हुआ तो इसके लिए टोटली कौन जिम्मेदार होंगे? सूबा के लोग। और सूबा के अधिकारी कौन है? मतलब सारी वसूली किससे की जाएगी? से और मुंशी से। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर ये टोटली पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहा करता था। ठीक, तो ये तो इसके कह सकते हैं हम लोग केंद्रीय और प्रांतों के विभाग के डिवीजन हो गए। लेकिन एक डिवीजन और है, वो डिवीजन जिससे इनका इकोनॉमिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब एक राजस्व का प्रशासन पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक है जो इसके अंदर आता है। ठीक, तो अगली हेडिंग के फॉर्म में चाहे आप लोग डाल लीजिए राजस्व प्रशासन। ठीक है, शेरशाह सूरी का राजस्व प्रशासन, जैसे केंद्रीय और प्रांतों के प्रशासन महत्वपूर्ण है, वैसे ही राजस्व का भी प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लैंड का डिवीजन दो पार्ट में देखने को मिलता है, एक वही खालसा और एक देखने को मिलता है इक्ता। राजस्व प्रशासन के अंदर हम लोग अगर बात करें तो लैंड का डिवीजन दो पार्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक खालसा भूमि होती थी और एक इक्ता भूमि होती थी। खालसा भूमि कौन सी भूमि? जो राजाओं के अधिकार क्षेत्र के अंदर की भूमि है, उसको सब खालसा भूमि कहते हैं। क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लगता था? इक्ता के ऊपर कोई टैक्स लगता था? खालसा भूमि ज्यादा होती थी, इक्ता की भूमि ज्यादा होती थी? खालसा ज्यादा होती थी और इक्ता कम होती थी, तो टैक्स तो कम आएगा। पहले ये बताओ, टैक्स लगता था या नहीं लगता? खालसा इक्ता पे लगता था, खालसा पे नहीं लगता। खालसा पे नहीं लगता। ये दो तीन बार ये टॉपिक बता चुका हूँ, दो तीन बार मैंने बताया। खालसा भूमि जो गिफ्ट की गई हुई होती है, जो प्रदान की गई हुई होती है, उसके ऊपर नहीं लगता है। बाकी जो भूमि तो होती है, जिनको कब्जाया होता है, ऐसी होती है, उनके ऊपर लगता था। तो इसके डिवीजन है, किसी पे लगता था और किसी पे नहीं लगता था। इक्ता हर लैंड के ऊपर टैक्स लगता था, इक्ता की जितनी भी लैंड होती थी। इक्ता के अंदर दी इसीलिए जा रही है कि तुम मुझे पैसा कमा के दो, तो उसमें तो टैक्स लगेगा। तो ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा? इक्ता से आएगा ना। तो ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन कहाँ से होता था? इक्ता। इसीलिए इसने इक्ता के प्रोसेस को खत्म नहीं किया। आप देखते हो ना पीछे की इक्ता प्रोसेस कहाँ से चला आ रहा है? इल्तुतमिश के समय काल में चला आ रहा है। कुछ शासकों ने बीच में खत्म करने की भी कोशिश करी और उसको लगभग एंड भी कर दिया, जैसे अलाउद्दीन के समय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इक्ता भूमि को अगर हम लोग देखें, आगे चल के शासक इसीलिए कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं कि इससे टैक्स अच्छा मिला करता था, तो ये टैक्स के लिए होता था। इसी को आगे चल के अकबर अपने तरीके से यूज करेगा। वो बोला इक्ता है ही नहीं, कुछ मनसब होता है, तो वो क्या करेगा? उसे मनसबदारी कर देगा पूरा का पूरा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है पूरा का, है ना। तो ये इक्ता और खालसा के अंदर लैंड का डिवीजन होता था क्या था इसके अंदर? जितने भी टैक्स लगते थे लैंड के ऊपर, वो टैक्स तब लगा करते थे जब लैंड या क्रॉप को देख लिया जाता था, उस लैंड पे कितनी क्रॉप हुई है ना। पहले क्या होता था, कुछ प्री डिसाइडेड टैक्स हो जाते थे कि आपके पास में अगर 4 बीघा है लैंड, तो हम 4 बीघा के ऊपर 1/10 आपसे टैक्स लेंगे। इसने क्या बोला? नहीं, हमें आपकी लैंड से लेना देना नहीं है, लैंड के ऊपर जितना भी पैदावार हुई है उस पैदावार के ऊपर हम 1/10 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए फायदेमंद है? किसानों के लिए नो डाउट फायदेमंद हुआ करता था। पहले के शासक इसको थोड़ा सा अपने तरीके से देखा करते थे, उन्हें लगता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल जाएगा यहाँ से। इसने क्या बोला? इसने बोला इससे किसान जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं और हमको पैदावार से अच्छा टैक्स मिल जाएगा। ठीक, तो इसने इसी के लिए क्या करा था? अपने इस पूरे के पूरे लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब एक तो लैंड उस तरीके की हो सकती है जो एवरेज, जिसके अंदर कभी कभी फसल बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी फसल बहुत खराब भी हो जाती है। एक लैंड वैसी होती है जो गुड होती है, मतलब बहुत बेहतरीन, इस पे हमेशा फसल अच्छी ही होती है। ठीक है,
तो एक वो लैंड होती है। तीसरी लैंड क्या होती है, उसको मिडलिंग बोला जाता है। मिडलिंग का मतलब होता है मट्टी से बहुत भरी हुई होती है, ठीक है, कीचड़ ज्यादा होती है उस लैंड के अंदर, और उसमें फसल का बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊपन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी लैंड को ये क्या करता था, टैक्स सिस्टम से बाहर कर दिया करता था। तो ऐसी लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 3 पार्ट में डिवीजन भी किया गया है यहाँ पे। अगर देखो प्रांतों में डिवीजन हो रहा है ऊपर किस बेसिस पे, प्रशासन को चलाने के बेसिस पे, तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी लैंड सेटलमेंट भी किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा लैंड सेटलमेंट और अभी पहले हम लोग ने नहीं पढ़ा, जैसा लैंड सेटलमेंट यहाँ पे है। गुड, एवरेज और मिडलिंग, ये 3 तरीके से लैंड को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको चाहे आप लोग लिख लो, हिंदी में क्या बोलेंगे, अच्छा औसत, औसत मतलब एवरेज वाली हो गई, अच्छी औसत और गुड को क्या बोलेंगे, बेहतर वर्ड बताओ किसके लिए सर? गुड के लिए बेहतर वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द बताओ। उपजाऊ नहीं, गुड की बात कर रहा हूँ मैं। गुड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में? सुंदर, उत्तम, अच्छा शब्द। और मिडलिंग, मिडलिंग का मतलब हो गया मध्यम। इंग्लिश में ज्यादा सही है, इंग्लिश में सही है। तो मतलब बेसिकली वो मिट्टी से भरी ज्यादा होती थी, कीचड़ उसमें ज्यादा होती थी, उसको मिडलिंग कहते थे। आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, कीचड़ नुमा लिख लो, मिट्टी नुमा लिख लो, या मध्य लिख लो, जो मन करे लिख लो। पहला एवरेज है, औसत बुक है, उसके बाद उत्तम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जितनी भी लैंड होती थी, इस लैंड को अगर दिया जाता था इसको किसानों को, तो किसानों को पट्टे पे दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, पट्टा शब्द यहीं से शुरू हुआ। पट्टेदारी जो व्यवस्था होती है वो यहीं से शुरू हुई है। पट्टे पे दिया जाता था और उनसे कबूलियत लिया जाता था। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी इस बात को समझा देता हूँ। कबूलियत का मतलब होता है एक लेटर, रिटन में एक लेटर लिया जाता था कि आपने किसानों को भूमि दी, इसके ऊपर पट्टे के ऊपर, ठीक है, पट्टे के ऊपर उन्हें दे दी, और वो भूमि को अपने पास में पूरी तरीके से पूरे साल रखे, 2 साल रखे, जो भी होगा, उसके बदले उन्हें क्या देना पड़ेगा, कबूलियत। कबूलियत मतलब एक ऐसा लेटर देना पड़ेगा कि हाँ हमने इस लैंड को लिया है, और हाँ इस लैंड को लिया है और ये लैंड हमारे पास में इतने इतने समय तक रहेगी। तो उसको क्या बोला जाता था, कबूलियत बोला जाता था, ठीक है। तो पट्टेदारी और कबूलियत की व्यवस्था भी इन्होंने ही लागू की थी, जो लैंड सेटलमेंट के लिए अगेन फिर यहाँ पे चलती है, ठीक है। बीघा सिस्टम जो था वो इसी समय जरीब के फॉर्म में ही यूज हुआ था, बीघा सिस्टम। इससे पहले बीघा के फॉर्म में जमीनें नहीं नापते थे, जैसे गजे सिकंदरी वगैरह चला था तो गज के बेसिस पे भूमि का नापन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे तरीके से अब बीघा लैंड जो है बीघा के बेसिस पे मेजरमेंट हुआ करेगा, ठीक सर। हाँ। इसमें वो लिखा है दीवाने इनसे विभाग का नियंत्रण दबीर द्वारा किया जाता है। दबीर हाँ कहाँ लिखा है, ऊपर सेकंड लाइन में सही लिखा है, जो लिखा है दबीर ये जो दिख रहा है, अरे जैसे आपने जो अभी नाम बताया वही का दबीर का मतलब होता है ये जो पूरा का पूरा हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है। जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया उन सबका कोई ना कोई हेड है। तो इसके अंदर जैसे दबीर है वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के दीवाने इंशा के हेड बताया जाता है, ठीक है। आप ऐसे ही दीवाने अर्ज का नेतृत्व बता दो कौन करता था, काजी करता था, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप बात करो आरिज़ ममालिक भी जो था वो दीवाने अर्ज का ही हेड करता था। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी होते थे, उसी के एक अधिकारी दबीर है, ठीक है। अगला देखिए, सैन्य प्रशासन होगा इसके बाद में, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन, फिर राजस्व प्रशासन,
और लास्ट में हमारे पास में है सैन्य प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन हेडिंग डाल दो। सेना को किस तरीके से ये अपने पूरे साम्राज्य के दौरान चलाते थे। ठीक है, एक लाइन यहाँ देखने को मिल रही है आपको, सूरी के अधीन सैन्य सुधार खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफी समानता रखते थे। तो अलाउद्दीन के समय के आपने जितने भी सैन्य चेंजेस पढ़े उस समय में मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस आता था ये वो लगभग इसी समय में देखने को मिलते हैं। जैसे गुलिया और दाग। ठीक है, गुलिया का मतलब चेहरा, जिसको चेहरा भी बोलते थे, और दाग प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई है वही सेम इन्होंने भी चलाई है। वैसे ही जो आपको पता है गुलिया किसको कहते हैं, दाग किसको कहते हैं। और मिलिट्री का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता था वो अगेन फिर वैकेंसी के आधार पे होता था, जैसा अलाउद्दीन ने किया था। मतलब उसको लेके प्रॉपर एक वैकेंसी निकाली जाती थी और उस वैकेंसी के ऊपर भर्तियां की जाती थी, तब जाके यहाँ पे सेना का चुनाव होता था। और उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और उससे पहले जैसे आज के समय में पुलिस में जाओगे, IPS भी बन होगे, तो आपको एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो उस समय यहाँ पे भी क्या करना पड़ता था, एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता था, तब जाके आप सेना के अंदर यहाँ पे स्थायी तौर पे रह पाते थे। और यहाँ की सेना का मतलब ये था कि शेरशाह सूरी के अंतर्गत जितनी भी सेना थी उस सेना ने आगे चल के मुगलों की सेना को ज्वाइन कर लिया था। जब मुगल यहाँ पे आ गए वापस तो सूरवंश की सेना खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब मारे थोड़ी गए, कहाँ चले गए, वो सारे के सारे उठ के इधर चले गए जब हुमायूं का शासन यहाँ पे वापस आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में व्यापार वगैरह, अगर व्यापार के ऊपर नजर डालें तो व्यापार वैसा ही ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, व्यापार या वाणिज्य समय का। तो शेरशाह सूरी के समय में जो व्यापार वाणिज्य था, मैंने फिर वही बताया था, आयात और निर्यात पे ज्यादा डिपेंडेंट करता था। और आयात और निर्यात के लिए यहाँ पे नियुक्त किए जाते थे कुछ लोग जो सराय के अंतर्गत अधिकारी होते थे। ठीक है, जिनको बोला जाता था, जो सराय के अधिकारी होते थे या सराय को लीड किया करते थे, उनको एक नाम दिया जाता है। वो नाम कहाँ लिखो, मिटाना पड़ेगा, ज्यादा होगा। क्या बोलते थे वो अधिकारी? हाँ, शिकदार। वही तो सराय की देखभाल करते थे। सराय हिंद, ठीक है, ये शब्द आता है कभी कभी देखने में। तो सराय हिंद का मतलब वही होता है जो सराय को लीड करते थे, मतलब सराय जितने भी बनाए जाते थे उनकी देख रेख के लिए, उन देख रेख के विभागों को सराय हिंद लीड करता था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सराय हिंद किसके कंट्रोल में काम करता था? अब वो होगा शिकदार। ठीक है, या जिसको हम लोग शिकदार बोलते हैं, ये शिकदार के अंतर्गत ही कार्य करता था। ठीक है, जो सराय हिंद होता था, इन्हीं की जिम्मेदारी थी। अगर इधर उधर हुआ जरा भी समाज तो सारा का सारा खामियाजा यही लोग भुगतते थे। जो भी होता गया था, पहले जब लोग सामान लेके निकलते थे तो गांवों में या विलेजेस में या कस्बों में तमाम लूट मार हुआ करती थी, डाकू वाकू वाला सिस्टम बहुत था। ठीक है, तो ये शिकदार और सराय हिंद का काम होता था उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट करने का कार्य था। इसके बाद में इनकी स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और क्या क्या चीजों का निर्माण इन्होंने कराया है। इन चीजों को बदल के इन्होंने नए नाम भी दिए हैं। ऐसी भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे पटना नाम जो है बिहार की राजधानी, वो पटना नाम दिया गया किसका था? शेरशाह सूरी का। पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? पाटलिपुत्र नाम हुआ करता था। तो इन्होंने क्या बोला था इसको? पटना बोला था। एक था शेरसूर नगर, शेरसूर नगर। ठीक है, इसको भी बसाया गया था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा ही बताया गया था। ठीक है, शेरसूर नगर शेरशाह सूरी के द्वारा बताया गया था। कोई बताएगा ये क्या है? इसको बोलते हैं आज के समय में कन्नौज। ठीक है,
कन्नौज, ये भी सिटी इसी के द्वारा बसाई गई थी, तो कन्नौज बोलते हैं इसको। उसके बाद हुमायूं के द्वारा बनवाया गया दीनपना नाम का जो शहर था, जो दिल्ली गेट तो इसने उसको पूरा तुड़वा दिया था, और पूरा तुड़वा के यहाँ पे पुराने किले के अंदर इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, किला एक कोहना, दीवान ए कोहना, ठीक है, क्योंकि ये किला भी था इसलिए आप इसको किला ए कोहना बोलते हैं, ठीक है। तो किसका निर्माण करवाया था? दीवाने कोहना का, जिसको किला ए कोहना भी बोला जाता है क्योंकि किले का फॉर्म है ये। किला ए कोहना कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दीनपना को तुड़वा कर ही इसने पुराने किले के अंदर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये एक मस्जिद, हाँ ये एक मस्जिद है। सर अंदर तो नहीं दिखती है, अंदर तो मस्जिद दिखती है। अंदर दे दो, हाँ अंदर चश्मा नहीं ले लो, मैं भी बोल रहा हूँ, वो बोलिए। ठीक है, किला ए कोहना। इसके बाद में निर्माण में अगर बात करें तो सड़कों के निर्माण के लिए शेरशाह सूरी का नाम सबसे प्रोमिनेंट तरीके से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए सड़के आजम किसको बोला जाता है? शेरशाह सूरी को सड़के रोड तो बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक? नाम बदला था ना ये तो, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये पहले बंगाल से अटैक करती, ऑकलैंड ने इसे कालंदर बनाया और इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड उस समय में हुआ था। पहले सड़क आजम के तरीके से इस तरीके से जाना जाता था। आप क्या बता रहे हो? सिंध से सोनार तक, ठीक है। हुआ क्या है, इसका परिवर्तन होता रहा है, काफी समय तक बोला गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग सिंध से शुरू करें तो इसका निर्माण सिंध से लेके बंगाल तक माना जाता है, ठीक है। सोनार गांव, हाँ सोनार के अंदर, तो ये सोनार जो गांव है, तो इस बेसिकली इसका जो रेंज माना जाता है वो अप्रोक्स 2200 माइल्स है, ठीक है। कितना है? 2200 माइल्स। और 2200 माइल्स में सीधी सड़क बना देना है उस जमाने के अंदर, ये बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए इसको आगे चल के ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया। और ऐसी इसने एक नहीं 4 सड़कें बनवाई थी पूरे भारत के अंदर। तो 4 सड़कें बनवाने की वजह से ही इसको यहाँ पे, और इस सड़क को सड़क आजम भी बोला जाता है क्योंकि सबसे बड़ा सड़क था उस समय का, सबसे बड़ा रोड था, ठीक है। आज के समय में तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नेशनल हाईवे की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऐसी एक नहीं 4 सड़कें इसने बनवाई थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंगाल से यहाँ से सिंध तक का माना जाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी शेरशाह सूरी में लगभग चीजें हो गई हैं, कुछ और बच रहा हो तो बताओ। सिक्के, हाँ सिक्के, सिक्के तो बताइए, आपको रुपया इसने चलाया था, ठीक है। हाँ 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें बोला जाता है रुपया सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था, और इसके अलावा सोने टंगे के भी चीज सिक्के देखने को मिलते हैं। हाँ अशर्फी बोला जाता है, हाँ चांदी और रुपया और तांबा कॉपर के फॉर्म में भी यहाँ पे सिक्के चलाए गए। तो सिक्के तो नॉर्मल है, पहले भी चलते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रुपया है, ठीक है। रुपया एक करेंसी के फॉर्म में इसने चलाया था, जो आगे चल के हमारे जमाने तक लगातार चलता ही चला रहा है, ठीक है। तो ये रुपया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख लीजिएगा इसमें, बाकी नहीं लगा के अच्छा है। ठीक है। बाकी तो कर वगैरह जो लगा करते थे वो कर वगैरह तो बता दिए। आयात निर्यात के दौरान भी कुछ कर लगा करते थे, जिनको क्रय और विक्रय के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्रय विक्रय आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा बस कि जब भी कोई सीमा के अंदर एंटर करता था तो वहां पे क्या लगता था, एक कर लगा करता था एंट्रेंस के दौरान, कि आपने हमारी सीमा में एंटर किया तो सीमा में एंटर करने के दौरान एक कर लगता था। और उसके बाद जब वो व्यापार करता था,
व्यापार करते के दौरान एक कर लगा करता था, उसको विक्रय बोला जाता था। ठीक है, तो विक्रय के फॉर्म में वो जाना जाता था कि अगर आप कोई वस्तु हमारे यहाँ बेच रहे हो, अगर वो 10 रुपए की वस्तु आप बेच रहे हो तो उस 10 रुपए में से 2 रुपए आपको सरकार को भी देना पड़ेंगे, तो ये विक्रय कर के फॉर्म में जाना जाता था। एंट्रेंस के दौरान भी कर लगा करता था, जिसको चुंगी बोलते हैं ना, चुंगी चलती थी इस तरीके से, तो वो चुंगी के फॉर्म में चला करता था। एंटर करोगे तो चुंगी पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो कभी कभी आप लोग देखोगे कुछ लोकल इलाकों के चौराहे के नाम चुंगी के नाम पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो चुंगी बोला क्यों जाता है, क्योंकि लोग वहीं से एंटर किया करते थे व्यापार के लिए, इसलिए वो इलाका चुंगी बन जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये भी उसी के फॉर्म में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य लगभग यही है। एक बार वापस से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसके कैंपेन बताए सबसे पहले आपको। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में, इन्होंने भारत के अंदर जब एंट्रेंस की थी, तो भारत के एंट्रेंस का मतलब भारत के साम्राज्य पे बैठने की बात हो रही है। तो वो अगर बात करें हम लोग, तो ये 1539 और 40 का समय है। 1522 में सबसे पहले ये गवर्नर बने अपने पिताजी की जगह। पिताजी का नाम हसन अली। ठीक है, हसन अली के बाद में ये यहाँ के गवर्नर बने। गवर्नर कहाँ के बने थे? साउथ बिहार, दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में ये लगातार वहां पे गवर्नर की पोस्ट पे रहे। इनका अगला इंपॉर्टेंट कार्य जो इन्होंने सेनापति के तौर पे किया, वो बाबर की सेना में आके शामिल होना था। कौन से युद्ध में बाबर की सेना में शामिल हुए? खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की सेना के अंदर आके शामिल हुए थे। समय कब से कब है? 27 से 28 तक ये बाबर की सेना में है। फिर वापस कहाँ चले गए? दक्षिणी बिहार के अंदर चले गए, और दक्षिणी बिहार के अंदर जाने के बाद में फिर इन्होंने अपने वहां से कैंपेन चलाना शुरू किए। ठीक है, शामिल हुए थे चंदेरी के युद्ध में, खानवा में शामिल हुए। ठीक है, चंदेरी मतलब आप समझ लो, मगर मैंने बोला कि 27 से 28 तक 2 साल ये पूरे साल में रहे, तो खानवा और चंदेरी दोनों को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन बेसिक एंट्रेंस कहाँ से? खानवा से। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में ये एंटर किए थे वहां जाकर। उसके बाद में कैंपेन इनके चलते रहे। इन्होंने बिहार के साथ साथ में किसको कब्जा आया? बंगाल को। नुसरत शाह को हटा के बंगाल के ऊपर भी कब्जा, बिहार बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये बात पता चली हुमायूं को, हुमायूं उनके पास पहुंचा और हुमायूं ने इनको रोकने की कोशिश करी, तो उनके साथ में कौन सी लड़ाई हुई? चौसा की लड़ाई। ठीक है, चौसा की लड़ाई के बाद में ये बंगाल और बिहार स्वतंत्र रूप से किसके हाथों में आ जाता है? पूरा शेरशाह सूरी के हाथों में चला आता है। इसके बाद में क्या होता है? अब उसको लगता है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि अब इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं हूं कि दिल्ली के ऊपर अब कंट्रोल स्थापित कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली के ऊपर पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में कौन सी लड़ाई होती है दिल्ली पहुंचने के लिए? कन्नौज। ठीक है, या बिलग्राम की लड़ाई भी हम लोग उसको बोलते हैं। और 1540 में फाइनली ये सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? शेरशाह सूरी। अब 1540 के बाद में आता है 1541। 1541 से पहले सबसे पहले ये रोहतासगढ़ का किला अपने हाथ में करते हैं। रोहतासगढ़ किले को जीतने के बाद में वहां के राजा की विधवा से अपना विवाह कर लेते हैं, जिससे और राज्य मजबूत हो जाए। ठीक है, तो रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ के किले के बाद 1541 में कौन सा? कक्कड़ जनजाति जो थी, वो जनजाति से यहाँ पे विद्रोह होता है, तो उसको दबाते हैं, और दबाने के बाद में उनके ऊपर भी कंट्रोल स्थापित। 1542 मालवा, मालवा के राजा का नाम? शुजात खान। ठीक है, शुजात खान यहाँ पे शासन करते हैं। कहाँ पे? मालवा के प्रदेश है, मध्य प्रदेश का रीजन है, उनसे इस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी एक और जगह बची है जिसको बोलते हैं रायसेन। तो अगला ही कैंपेन उनका कौन सा है? रायसेन। रायसेन के अंदर कौन है शासक? पूरनमल। पूरनमल कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति जिसने हुमायूं को शरण दी थी, उसकी वजह से पूरनमल के ऊपर ये अटैक करते हैं और रायसेन को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। बात हो गई 1542 तक की। 1543 पे आते हैं। 1543 में अगला कैंपेन सॉरी 43 वाला रायसेन में 43 तक की बात हो गई। अब 44 पे आते हैं। 44 में मेवाड़, ठीक, मारवाड़ या फिर जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंदर कौन शासक है इस समय? मालदेव राठौर। ठीक है, मालदेव राठौर यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और मालदेव राठौर से कौन सी लड़ाई होती है? सामेल की लड़ाई होती है। सामेल की लड़ाई मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होती है, जिसमें विजयी कौन है? शेरशाह सूरी। अब इसका भी पॉलिटिकल कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? शेरशाह सूरी के हाथ में।
1545 में कौन सा फोर्ट? पानीपत का फोर्ट। इस किले को जीतने के चक्कर में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है फाइनली 45 के अंदर। और 45 से लेकर अब आगे 53 तक ये साम्राज्य किसके हाथ में चला जाएगा? इस्लाम शाह के, जो इनके पुत्र थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सिकंदर शाह या सिकंदर सूरी। और उसके हाथ से ये साम्राज्य कौन ले लेता है? वापस हुमायूं आगे ले लेता है। ये इनका पूरा पॉलिटिकल इतिहास हो गया। पॉलिटिकल इतिहास के बाद में वापस चले आते हैं प्रशासन की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बात करें हम लोग इनके प्रशासन की, तो प्रशासन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या था? सरकार। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? और चौथा क्या है? ठीक है, सरकार की अगर बात करें हम लोग, तो सरकार को कौन सी पावर प्राप्त होती है? राजशाही, मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो। उससे कोई भी सत्ता में कोई भी डिसीजन वही लेगी और अंतिम पावर उसी के हाथों में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कई पार्ट्स में डिवाइड था, जिसको हम लोग आगे चल के बात करेंगे। केंद्रीय प्रशासन के बाद में अब प्रशासन को कैसे डिवाइड किया जाता था। प्रशासन कैसे डिवाइड होता था? 4 पार्ट में, जिसमें सरकार होती थी, सरकार के बाद में परगना, परगना के बाद में सूबा, सूबा के बाद में ग्राम। हम लोग बात करें सबसे ज्यादा बड़ा अधिकारी इसमें किसको मानेंगे हम लोग? शिवदारे शिवधरन, जो किसको लीड कर रहा है? वो तो केसेस डील कर रहा है, लेकिन सरकार को लीड कर रहा है, परगना को लीड कर रहा है, सूबा को लीड कर रहा है। सरकार को लीड कर रहा है या परगना को लीड कर रहा है? सरकार को तो राजा लीड कर रहा है पूरी तरीके से, राजशाही है ना। प्रमुख अधिकारी था, उसके अंडर में डिसीजन लेने की पावर इसके पास में थी। लेकिन परगना का सबसे उच्चतम अधिकारी इसी को बोला जाता है। 2 ऐसे अधिकारी थे, एक शिवदारे शिवधरन, दूसरा मुंसिफ। ठीक है, ये 2 अधिकारी हैं। एक के हाथों में क्रिमिनल और सिविल सारे के सारे मैटर्स थे, और एक के हाथ में रेवेन्यू या राजस्व के तमाम मैटर्स हुआ करते थे। ठीक है, परगना के बाद में चले आओ आगे, सूबा या कस्बा बात करते हैं हम लोग। वो किसके हाथों में था? शिवदार और मुंसिफ के हाथों में था। अगेंस्ट डिवीजन सिविल और क्रिमिनल शिवदार के हाथों में, और रेवेन्यू किसके हाथों में? मुंसिफ के हाथों में हुआ करता था। लास्ट में ग्राम किसके हाथों में था? मुखिया के हाथों में हुआ करता था। ठीक है, मुखिया के लिए एक वर्ड और है, चाहो तो नोट कर लो, मैंने देखा था उसको कभी कभी उसके नाम से भी जाना जाता है। किसको? हाँ, मुखिया, मुकद्दम, नाम याद कर लीजिएगा, मुकद्दम। ठीक है, हाँ, मुकद्दम मतलब ग्राम का ये सर्वोच्च अधिकारी, इसी को मुखिया भी बोलते हैं। मुखिया याद है, मुखिया याद कर लो, लेकिन कहीं अगर मुकद्दम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, मतलब मुखिया, ग्राम या मुकद्दम लगभग सेम ही बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने इसके द्वारा बनाए गए विभागों की बात करी, कौन कौन से विभाग इसके कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, चलो एक एक विभाग की बात करें। पहला अगर दीवाने वजारत बात करें तो किससे रिलेटेड है? विभाग से रिलेटेड है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत के बाद दीवाने इंशा किससे रिलेटेड है? शाही सचिवालय से रिलेटेड है। दीवाने इंशा के बाद दीवाने रिसालत किससे रिलेटेड है? दीवाने रिसालत के बाद में बात करें अगर हम लोग सैन्य विभाग कौन सा था? दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग बोला जाता था। उसके बाद में हम लोग ने 2-3 विभाग की और बात की थी। दीवाने कज़ा व्यवस्था या काजी उसके सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, दीवाने जरीब भी बोला था हमने। जरीब किससे रिलेटेड होता था? भूमि मापन या उसके ऊपर कर लगाने से रिलेटेड दीवाने जरीब हुआ करता था। और कुछ बताया था? दीवाने मुमालिक गुप्तचर विभाग हुआ करता था। ठीक है, स्पाई सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं वो दीवाने मुमालिक होता था। ठीक है, चलिए इसके बाद में और कोई विभाग तो नहीं बचा? हो गया विभाग के बाद में हम लोग आए थे राजस्व प्रशासन के ऊपर। राजस्व प्रशासन के ऊपर अगर बात करें तो हम लोग लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 भाग में। और कौन से थे? खालसा और खालसा व्यवस्था। खालसा और इक्ता व्यवस्था में सबसे ज्यादा लैंड जो था जिसमें टैक्स मिलता था वो कौन सी लैंड में सबसे ज्यादा लैंड मिलता था। ठीक है, और उसके बाद में जो यहाँ पे डिवीजन किया गया था, उस डिवीजन के अंतर्गत क्या टैक्स जो लगता था वो उपजाऊ भूमि पे लगता था या फिर भूमि के मापन के ऊपर लगा करता था? किस पे लगता था? भूमि के ऊपर। उपजाऊ भूमि, मतलब अगर जितना उपजाऊ हो चुकी है उसके ऊपर ही एक कर का लगाया जाएगा, इतने % टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो ये होता था।
इसके बाद क्या बताया था? पट्टेदारी व्यवस्था। ठीक है, पट्टेदारी व्यवस्था, पट्टा और कबूलियत, ये दोनों कॉन्सेप्ट। कबूलियत के अंदर ये लोग एक लेटर लिख के देते थे कि आपको हम कबूल मतलब कबूलियत के फॉर्म में दे रहे हैं कि ये लेटर एक कबूलियत के फॉर्म में दिया जाता है कि ये लैंड हमें कबूल है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बताया था? किसानों को खिलजी वाला सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग की बात करें, खिलजी का पूरा प्रशासन इसमें यहाँ पे यूज किया। हुलिया फिरता, दाग फिरता, चेहरा फिरता जो भी देखने को मिलती है। प्लस सैन्य प्रशासन के अंदर जितने भी सैनिक की भर्ती होती थी वो अगेन फिर वैसे भर्ती के आधार पर ही हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद में सराय मतलब बेसिकली निर्माण की बात करें, अगर इनकी स्थापत्य कला की बात करें हम लोग कौन कौन से निर्माण किए इन्होंने, तो सराय हिंद की बात की थी हम लोगों ने। सराय हिंद अधिकारी था ना सराय हिंद, और सराय हिंद जो सराय बनाए थे इसने जितने सारे उनको लीड किया करता था। सराय हिंद को भी कौन लीड करता था? यहाँ पे उसको लीड किया करता था। इसके अलावा इनके द्वारा किए गए निर्माण में पटना राजधानी बनाना या पटना का नाम रखना जो पाटलिपुत्र से चेंज होकर हुई थी। शेरसूर नगर जो पहले कन्नौज का नाम था, बाद में भी कन्नौज का ही नाम हो गया उसका भी। ठीक है, पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी जिसको क्या बोलते हैं? दीवाने पूना के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और बताओ और हाँ, पुस्तकालय भी वहीं पे बनवाएगा जिसको पहले दीनपना लाइब्रेरी के फॉर्म में जानते थे, बाद में वो श्रीमंडल लाइब्रेरी के नाम से भी जानी गई। ठीक है, और क्या बताया? चार प्रकार की सड़कों का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये सिंध से लेकर सोनार तक की या बंगाल तक वाली जो अप्रॉक्स 2200 मील के अंतर्गत यहाँ पे कवर की जाती है। ठीक है, तो ये निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। और कुछ पंजाब नहीं, पंजाब डिवीजन हो गया ना सिंध का, तो सिंध के डिवीजन पहले उसको पंजाब इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पंजाब का कुछ हिस्सा सिंध के अंदर आता था जो डिवीजन के बाद हट गया उससे। अब सिंध की जब बात करते हैं तो हम लोग पूरे की बात कर लेते हैं, कंप्लीट फॉर्म में बात कर लेते हैं। पंजाब दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, कुछ पाकिस्तान चला गया, कुछ भारत चला गया। ठीक है, और सिंध पूरा का पूरा वहां चला गया जो पंजाब को लेके चला गया। और इसमें सर शिक्षा के लिए मकतब और मदरसे की बनाए। हाँ, मकतब और मदरसे यमुना नदी के किनारे शेरगढ़ नगर। शेरगढ़ नगर, ठीक है, वो तो शेरशाह सूरी से पहचान ही जाओगे आप, शेरगढ़ नगर था इसका। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इसका नाम था सर शेरशाह सूरी का फरीद नाम था। इसको शेरशाह की उपाधि दी किसने दी? सर इसने शेर मार दिया था अपने मालिक को बजाने के चक्कर में। कौन था मालिक? बाबर खान, मोहम्मद बाहर खान लोहानी जो इनके इस समय में यहाँ पे साउथ बिहार में लीड भी कर रहे थे, गवर्नर थे। उनकी जान बचाने के लिए इन्होंने शेर की हत्या कर दी थी और उस समय ये बालक था, ज्यादा इसकी उम्र भी नहीं थी, तो इसीलिए इसको उपाधि दी गई थी शेरशाह की। वैसे इसका ओरिजिनल नाम फरीद खान है। ठीक है, फरीद खान के नाम से जाना जाता है, शेरशाह की उपाधि इसको मिल गई। ठीक है, और भी कुछ नहीं बचा इनसे रिलेटेड। शेरशाह सूरी के बाद में पद्मावत अच्छे फैक्ट पता है लेकिन पता है उपयोगी नहीं है दादा इसलिए मैं बताता नहीं, छोड़ देता हूँ। देखो ये देख लो, प्रशासन में कुछ चीजें हैं, अगर इसमें से कुछ भी ना लिखा हुआ आपने तो यहाँ पर नोट कर लो। दीवाने वजारत हो गया, आरिज भी हो गया, रिसालत भी हो गया, बरीद की बात भी हो गई, शिकदार भी हो गया, गांव भी हो गया, इतना वगैरह सब। और सर इसे अक्सर का पूर्वगामी राजपूती कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। कलंक को इससे वहाँ बोला था, वो पूरन उनको हराने थे, धोखा करने, वहाँ से इसको कलंक की
उपाधि दी गई। पूरनमल को हराने पे कलंक की उपाधि दी गई। सर जोधपुर पूरनमल को हराने के लिए नहीं दी गई और थी। जोधपुर पूरनमल की जब हराया गया था तो उसकी पत्नी ने जौहर कर लिया था। हाँ। जौहर करने के बाद मतलब वहाँ की स्त्रियों ने, सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, इसलिए उसको कलंक कहा। वही बात है मेन रीजन वही है कि पूरा का पूरा ये स्टोरी पे ना कलंक बोला गया था। इसके बाद जोधपुर की एक और लड़ाई है जो मैंने आपको बताया था। जोधपुर के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था जब इसने जोधपुर के राजा को हराया था, और वहां पे बोलना पड़ा था कि इसने सिर्फ जिद में जोधपुर पे अटैक किया, अपना बहुत सारा पैसा रुपया सब उसने बर्बाद कर दिया, जैसे आप आगे चल के औरंगजेब के समय में भी देखोगे और पीछे आप अलाउद्दीन के समय देख चुके हो। ठीक है, कि साउथ की कैंपेन करने के लिए इन्होंने पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। ऐसे ही इसने क्या करा था, जोधपुर को हराने के लिए तमाम चीजें बर्बाद कर दी, लेकिन जोधपुर में उस समय कोई भी फायदे की चीज थी नहीं जिसको ये ले सकता। तो बोला गया उस समय एक राइटर ने लिखा, एक मुट्ठी बाजरा के लिए इसने पूरे हिंदुस्तान को हार गया। ठीक है, तो ये बात बोली जाती है जब इसने जोधपुर की लड़ाई को वहां पे जीता जरूर था, लेकिन उसके चक्कर में अपनी तमाम रिसोर्सेज इसने गंवा दी। उसी के बाद में धीरे धीरे डिक्लाइनेशन सूर्यवंश का शुरू होता है, और ये सूर्यवंश का डिक्लाइनेशन ऐसे नहीं हो जाता। सूर्यवंश के समय में जब तक शेरशाह सूरी रहा तो 5 साल बहुत ही शक्तिशाली शासक के फॉर्म में रहा, लेकिन उसके बाद में जो इसके इनकैपेबल जितने भी आगे वंशज रहे, उन वंशज के दौरान इसका रूल बहुत कमजोर होता गया, और उसका सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है शेरशाह सूरी को ही। शेरशाह सूरी ने क्योंकि अपने समय में वॉर में इतना पैसा खर्च कर दिया था कि आने वाले साम्राज्य के लोगों के लिए अब वो पैसा बचा ही नहीं था कि वो आने वाले साम्राज्य के लोगों के लिए वो पैसा बचा होता तब वो अपना साम्राज्य विस्तार करते। तो सिकंदर सूरी के पास बचा क्या था, सिर्फ दिल्ली आगरा की कुछ छोटी सी गद्दी बची थी जिसके ऊपर बैठ के वो रिवेन्यू कलेक्ट किया करता था। इसके अलावा कुछ बचा नहीं था। कैंपेन के लिए पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि पैसा कम था। इस सब का फायदा उठा लिया किसने वापस, हुमायूं ने। हुमायूं आया 55 से 56 अटैक किया और अटैक करके यहाँ पे जीत जाता है। हुमायूं की पूरी कहानी समझ चुके हैं आप लोग, शेरशाह सूरी की भी पूरी कहानी समझ चुके हैं। अब चलते का अकबर की तरफ। ठीक है, अकबर द ग्रेट बोला जाता है, इस पूरे साम्राज्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकबर का ही शासनकाल माना जाता है। अकबर का नाम और कुछ भी था, दलाल आशियामी के नाम से इनको जाना जाता था पहले, और इनका नाम अकबर जो था पड़ा था। अकबर का मतलब क्या होता है, अकबर का मतलब टाइटल के आगे लगाया था ग्रेट, अकबर का मतलब नहीं पता। अकबर का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति, बेसिकली सम्मानित व्यक्ति को बोला जाता है। तो जब इसका नाम अकबर पड़ा था, अकबर इसको बोला गया, तो ऐसा नहीं है कि अकबर नाम पड़ा ही था, इवन इसको पैदाइश के दौरान ही अकबर बोला गया था। अकबर इसका नाम तब से ही है, और इसको कई सारे टाइटल्स टाइम पे दिए गए। बस एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा, उसके बाद में कल से पूरा का पूरा अकबर का चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। अकबर के जो हम लोग को टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अकबर के प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि अकबर को डायरेक्ट जाके कंपेयर किया जाता है अशोका से बार बार। ठीक है, हमेशा किया जाता है, एक मेडिवल का शासक और एक एंशिएंट का शासक, इन दोनों को हमेशा किया जाता है। अशोका की जब प्री लाइफ देखोगे और पोस्ट लाइफ देखोगे, जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। प्री लाइफ में वो क्रूर शासक के तौर पे जाना जाता है, और उसके बाद में वो दयालु शासक के तौर पे जाना जाता है जब अशोका की लाइफ देखोगे। अकबर की बात करेंगे अगर, तो हरका बाई के आने से पहले की जितनी भी स्टोरीज है उसकी, तो क्रूरता के बेसिस पे ही लिखी गई है बहुत सारी। बोला भी जाता है 14 साल के बच्चे के हाथ में जब शासन आ गया और बैरम खान जब उसको 18 साल की उम्र में छोड़ के चला गया, तो वो बच्चा अकेला 18 साल की उम्र से शासन कर रहा है, और उस बच्चे के हाथ में जितनी भी जो चीज उसको समझ आती थी वो सारे के सारे डिसीजन स्वयं लेता था अपने 22-23 साल की उम्र तक। ठीक है, उसके बाद उसको 9 रत्न मिलना शुरू हुए धीरे धीरे, और उन 9 रत्नों में सबसे बड़ा योगदान बीरबल का था, जिसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे जरूर।
तो इन 9 रत्नों के बेसिस पे फिर उसका धीरे धीरे सुधार हुआ, जिसके बाद उसको हत्याएं मिलती हैं और फिर उसकी प्रशासनिक रवैये में लगातार सुधार होते चले गए। इतने सुधार हो गए कि उसने भारत के अंदर इतना काम किया कि वो काम पिछले कोई भी शासक इतने समय में नहीं कर पाए। ये कुछ उसी तरीके से हो गया कि सचिन को 477 मैच खिला दिए, ठीक है, तो उसके रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे हो गए ही, ठीक है। और अगर अभी विराट कोहली ने 277 मैच खेले, हाँ, तो लगभग ऐसे ही है, 200-300 मैचों का डिफरेंस है। तो अकबर नो डाउट जब मैच ही इतने खेला 50 साल तक, यही होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हुई। फिलहाल कल जो हुआ बहुत बुरा है, अफसोस है। तो इसलिए हुआ ना, सचिन 14 साल की उम्र से खेलने लगे थे, उन्हें कमी रही थी नहीं 14 साल की उम्र टीम में नहीं आया, 16 से। और विराट कोहली को जब मौका मिला तो वो 21-22 साल के, ऐसे ही अकबर को जब 13 साल की करने को पड़ जाता है। लेकिन इस बात को आप अकबर के टाइम में जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन सर एक्सपीरियंस हो गया, औरंगजेब भी फिर 50 साल शासन करता है और वो 16 साल का नहीं है, 14 साल का। लेकिन सर एक्सपीरियंस तो बोलेगा ना। हाँ, एक्सपीरियंस होता है। तो अकबर के शासनकाल को बेसिकली जो है आपको बड़ा मिक्स तरीके से पढ़ना है। अकबर एक क्रूर शासक के तौर पे तो नहीं जाना जाएगा, लेकिन हाँ, मिलते ही शुरू में आप उसको जरूर बोल सकते हो। उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे आपको कि अकबर ने कभी निशंसता के साथ में किसी की हत्या कर दी हो या कुछ ऐसे कार्य किए हो, ऐसा नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलता है, महाराणा प्रताप के साथ में जब लड़ाई होती है उनकी, उस समय में बहुत क्रिटिसिज्म है अकबर का, लेकिन उसमें भी अकबर पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। अकबर वही कह रहा हूँ, उस युद्ध के अंदर अकबर खुद जाता भी नहीं है, वो राजपूतों को ही राजपूतों से लड़ाता है उस युद्ध के अंदर, ठीक है। तो वो उसकी क्लेवरनेस उसके अंदर है, चालाकी है उसके अंदर, उस चालाकी को वहां पे दिखाया जाता है। तो एक अनपढ़ शासक है जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, 50 साल तक साम्राज्य पे शासन किया और उन 50 सालों के अंदर उसने बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए जो आपके लिए सरदर्दी है, ठीक है। 50 साल के कार्यों को समेटना एक कॉपी के पन्ने के ऊपर वो बहुत मुश्किल चीज होती है। और अकबर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल कुछ ना कुछ ये करता रहा, ठीक है। तो ये शांत नहीं बैठा था, हर साल कुछ ना कुछ इसने किया है। तो हर साल की कुछ ना कुछ चीजें हम लोग इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हर साल अगेन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। हम लोग कुछ चुनिंदा चीजों पे चलेंगे और उसके लिए ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल को कल पढ़ेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे, कल इस पे बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए स्थानीय कार्य, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए स्थानीय कार्य, राजस्व कार्य एवं सैन्य कार्यों का वर्णन करें, एवं सैन्य कार्यों का वर्णन करें। अभी तक मैंने 150 वर्ड्स में दिए थे, ये आंसर मैं आपका 250 वर्ड्स में देखना चाहूंगा कि आप लोग 250 वर्ड्स में कहाँ, कितना और कैसे शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए राजस्व कार्य, स्थानीय कार्य और सैन्य कार्यों का वर्णन करें। और ये वर्णन करना है 250 शब्दों के अंदर, सीधा पैराग्राफ लिख के मत आना, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, हेडिंग डाल के, हर चीज की हेडिंग पड़ेगी। 250 वर्ड का मतलब है अब आपको 25 वर्ड में इंट्रो कंक्लूड नहीं करना है, 50 शब्दों में करना है। 50 में इंट्रोडक्शन देंगे, 50 में कंक्लूजन देंगे और बचे बीच में कितने 150 वर्ड। 150 वर्ड में फिर 50 के 3 डिवीजन करेंगे, जिसमें 50 में स्थानीय, 50 में राजस्व और 50 में सैन्य। इस तरीके से पूरा डिवीजन करके आंसर को लिखेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी
ये वीडियो तो